चैनल जीके विद मी में आज की क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा जीके के बारे में। जैसा कि आपको पता है हमने हरियाणा का इतिहास स्टार्ट किया हुआ है, तो उसमें हम कुछ क्लासेस पहले हरियाणा के इतिहास से संबंधित पढ़ चुके हैं। आप सभी को पता है कि हमने हरियाणा के इतिहास में जैसे आद्य ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक, इसके बाद वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड, उसके बाद हमारे यहाँ पर जैसे योद्धे थे, कुषाण थे, कुणिंद थे, अर्जुनायन थे, उन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। हमारी जो कल की क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हरियाणा में छुटपुट छुटपुट जो गणराज्य थे वो किस तरीके से उत्पन्न हुए और उन्होंने किस तरीके से हरियाणा पर अपना अधिकार स्थापित रखा। ठीक है, इसके बाद हमारे हरियाणा में कैसे कुषाणों का आक्रमण हुआ और कुषाणों ने हमारे यहाँ पर जो उत्तर भारत में योद्धे थे, इधर अग्र थे, इस तरफ में अर्जुनायन और शिवालिक की पहाड़ियों में जो कुणिंद थे, उन सबको कैसे हरा दिया था, तो वो सब हम पढ़ चुके थे। उसके बाद मैंने आपको मौर्योत्तर पीरियड के बारे में भी बताया था। मैंने आपको बताया था कि कैसे हमारे हरियाणा जो इंडिया है, इंडिया के साथ साथ हरियाणा में भी शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। आपको पता है मौर्योत्तर काल में जो अशोक के बाद एक राजा हुआ था जिसका नाम था वृद्धरथ। ठीक है, क्या नाम था इसका? वृद्धरथ। जो वृद्धरथ था ये कैसा था? बौद्ध धर्म को मानने वाला था। और इसके बाद में अब ये क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। परंतु इसके दरबार में एक सेनापति था जिसका नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। जो मैंने आपको कल पढ़ाया भी था, पुष्यमित्र शुंग जो था ये क्या था? ब्राह्मण था। और इसने अपनी सेना में क्या शामिल कर लिए? सभी ब्राह्मण शामिल कर लिए और ब्राह्मणों ने मिलकर विद्रोह कर दिया और इसको मार दिया। ठीक है, इसको मारने के बाद जो पुष्यमित्र शुंग है वो क्या बन बैठा? सेनापति से क्या बन गया? ये राजा बन गया। पहले ऐसे ही होता था, जो सेनापति होते थे वो इनको मारकर खुद क्या बन जाते थे? शासक बन जाते थे। तो ऐसा ही पुष्यमित्र शुंग के शासन में हुआ। इसने क्या किया? वृद्धरथ की हत्या करके खुद शासन स्थापित कर लिया। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे हरियाणा में शुंग काल की कुछ मूर्तियां मिली, कुछ अवशेष मिले, कुछ सिक्के मिले। तो मैंने आपको बताया था इसमें जैसे आपका शुद्ध था, शुद्ध कहाँ था? यमुनानगर में। जगाधरी है, तो इन एरिया से क्या मिले? यहाँ के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ की मूर्तियां मिली हैं। तो शुंग कालीन मूर्तियां कहाँ से मिली? हमें शुद्ध से देखने को मिली। अब पुष्यमित्र शुंग के बाद में जैसे जैसे समय बीता तो हमारे यहाँ पर किसका शासन स्थापित होने लगा? गुप्तों का शासन स्थापित होने लगा। ये कैसा पीरियड था? मौर्योत्तर पीरियड था। अब हमारे इंडिया पर शासन करेंगे गुप्त। ठीक है, सबसे अधिक जो एरिया की बात की जाए, अगर सबसे अधिक जैसे पूरा इंडिया था तो इंडिया में जो सबसे बड़ा एरिया कवर किया था वो किसने किया था? मौर्यों ने किया था। मैंने आपको मौर्यों के बारे में बताया भी था कि कैसे वो वहां से आया और मगध को, मतलब मगध का जो धनानंद था उसको पराजित किया। पराजित करने के बाद पूरा का पूरा इंडिया जो था उसने अपने कब्जे में ले लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो सबसे अधिक एरिया की बात की जाए तो वो किसका नाम लेंगे हम? मौर्यों का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्यों का। पर अगर सबसे अधिक डेवलपमेंट की, विकास की बातें की जाए तो सबसे अधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ है? गुप्तों के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, गुप्त भी जो थे ना, ये गुप्त थे, इनका भी मतलब बहुत अधिक एरिया था पर मौर्यों के जितना नहीं था। और ये क्या थे? बहुत अधिक डेवलप थे, यानी कि इन्होंने इंडिया को बहुत अधिक डेवलपमेंट, विकास की तरफ ले जाने में इन्होंने काम किया था। जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश की जो नींव है, गुप्त वंश ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त वंश का शासक था वो भी पहले किसी का सेनापति रहा था और उसने उसका वध करके खुद क्या बन गया? फिर ये वहां का शासक बन गया था। अब यहाँ पर था श्रीगुप्त। ठीक है, ये क्या हो गया? मतलब खुद क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। इसने स्वयं को क्या घोषित कर दिया? स्वतंत्र घोषित कर दिया और ये क्या बन गया? वहां का राजा, यानी कि उस समय का शासक बन गया था। ठीक है, क्या नाम था इसका? श्रीगुप्त। तो अगर गुप्त वंश की नींव की बात की जाए तो किसके द्वारा रखी गई है? ये गुप्त वंश के श्रीगुप्त के द्वारा इसकी गुप्त वंश की नींव डाल दी गई। इसके बाद इसका बेटा हुआ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका नाम था चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है। इसके बाद में इसका बेटा आएगा समुद्रगुप्त, बाद में फिर से चंद्रगुप्त सेकंड आएगा। तो इसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसके शासन काल में भी बहुत अधिक, इतना अधिक काम नहीं हुआ, मतलब कुछ काम हुआ इसके समय में। ठीक है, पर बहुत अगर बड़े स्तर की बात की जाए तो समुद्रगुप्त के समय में हुआ है और बाद में चंद्रगुप्त सेकंड के समय में हुआ है।
पर अगर मोस्ट इंपोर्टेंट नींव रखने की बात की जाए, यानी कि इसको मजबूत जो बनाया वो किसने बनाया? चंद्रगुप्त ने बनाया, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। इसने नेपाल की एक राजकुमारी थी जिससे विवाह किया, और इसने अपने आप मतलब ऐसा दिखाया कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैंने इतने बड़े राजा की बेटी से क्या कर लिया? विवाह कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में इसका जो बेटा हुआ जिसका नाम था समुद्रगुप्त। अब चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो साक्ष्य है वो हमारे हरियाणा में बहुत अधिक देखने को तो नहीं मिलते हैं, पर समुद्रगुप्त के जो साक्ष्य है ना वो हमारे हरियाणा से संबंधित है। जैसे हमारे यहाँ से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं, कहाँ से? मीठाथल से, मीठाथल भिवानी से इसके सिक्के मिले। जो समुद्रगुप्त था ये अपने आप को क्या कहता था? ये बहुत मतलब इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बहुत अधिक शक्तिशाली शासक था। क्या नाम था इसका? समुद्रगुप्त। तो बात करते हैं, तो समुद्रगुप्त जो था ना वो बहुत शक्तिशाली था। इसने अपने जो जैसे इसका पिता था ये थोड़ा शांत स्वभाव का था, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था, इसने अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक काम नहीं किए, लेकिन जो समुद्रगुप्त था इसने अपनी टेरिटरी को बढ़ाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से जो समुद्रगुप्त है इसने पूरे इंडिया पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। जब ये शुरू में एक्टिव हुआ, जब इसके पिता के बाद में ये मतलब ये शासक बनता है, तो इस तरीके से पूरा इंडिया है, ठीक है, इसने पूरे के पूरे उत्तर भारत पर अपना क्या स्थापित कर रखा था? वर्चस्व स्थापित कर रखा था। ठीक है, तो क्या नाम था इसका? समुद्रगुप्त। ऐसा माना जाता है कि जो समुद्रगुप्त था इसने अपने उत्तर भारत के 9 इलाकों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, जिसका पिता था ना वो बहुत छोटे एरिया में एक्टिव था, लेकिन जो समुद्रगुप्त हुआ इसने अपने उत्तर भारत के छुटपुट यहाँ आसपास के जो 9 इलाके थे ना उनको क्या कर लिया? विजय कर लिया था, यानी कि उन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब समुद्रगुप्त का यहाँ पर क्या हो गया है? शासन स्थापित हो जाता है। ठीक है, उसी में से अब ये जो 9 एरिया थे ना छुटपुट, इसी में से आपका क्या है? हरियाणा भी है। जब भी हमारे हरियाणा से समुद्रगुप्त के क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं, और ये कहां से मिले हमें? मीठाथल से मिले हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था, मीठाथल से क्या मिले? समुद्रगुप्त के सिक्के मिले। मैंने आपको एक टिप के साथ भी पढ़ाया था ना, जब आपके एग्जाम थे, जब सीईटी का एग्जाम था, तब मैंने आपको बताया था कि जो सिक्के हैं मतलब जो थल है, समुद्र कहाँ होता है? थल में होता है। तो मैंने आपको ऐसे याद कराया था, समुद्र कहाँ है? थल में है। तो समुद्रगुप्त के सिक्के हमें कहां से देखने को मिले थे? मीठाथल से देखने को मिले थे। ठीक है, इसके साथ साथ समुद्रगुप्त ने ये जो दक्षिण की पट्टी तक इनमें से कोई भी नहीं गया था, तो समुद्रगुप्त ने यहाँ इस तरीके से दक्षिण के जो 12 इलाके थे उन पर भी क्या कर ली थी? 12 इलाकों पर जो समुद्रगुप्त है इसने विजय प्राप्त कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे भारत पर क्या किया? इसने अपना शासन स्थापित किया, और इसके साथ साथ ही इसे क्या कहा जाने लगा? भारत का नेपोलियन। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत का नेपोलियन किससे कहा गया है, तो आप क्या टिक कर देंगे? समुद्रगुप्त जो था वो क्या था? भारत का नेपोलियन था। इसके समय में हमारे हरियाणा में कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से जब इसने उत्तर भारत के 9 राज्यों के ऊपर अपनी विजय स्थापित की, 9 क्षेत्रों के ऊपर अपनी विजय स्थापित की, तो उसमें से हमारा हरियाणा भी एक था। इसीलिए हरियाणा के मीठाथल भिवानी के आसपास से समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं। और शुंग काल के सिक्के हम कहाँ से मिले थे? यमुनानगर, जगाधरी, सुध, इन एरिया से क्या मिले थे? शुंग काल के सिक्के मिले थे। और समुद्रगुप्त के सिक्के मीठाथल भिवानी से मिले हैं। तो यहाँ से हम मतलब पता लगा सकते हैं कि जो समुद्रगुप्त था वो हमारे हरियाणा में एक्टिव था। ठीक है, तो हमारे हरियाणा में जिसका शासन था। अब ये जो था ना ये अपने आप को क्या कहता था? लिच्छवी पुत्र। लिच्छवी मैंने आपको बताया था जो मतलब जिस तरीके से इसकी जो माँ थी, जो नेपाल की राजकुमारी थी, ठीक है, इसकी जो माँ थी और जो उसके नाना थे वो बहुत बड़े मतलब अपने आप में बहुत बड़ा उनका साम्राज्य था। तो उनका लोगों में क्या था? डर था। सब ये मानते थे कि बहुत बड़े शासक है, तो इसीलिए अपनी माँ का जो गोत्र है ना वो लगाता था, और अपने आप को क्या कहता था कि मैं क्या हूँ? लिच्छवी पुत्र हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को क्या कहा इसने? लिच्छवी पुत्र। और इसमें क्या समझता था कि ये मेरी क्या है? बहुत बड़ी बड़ाई है, क्योंकि इसके नाना बहुत शक्तिशाली थे। तो ये ऐसा सोचता था कि अगर मैं लिच्छवी पुत्र कहूंगा खुद को तो क्या लगेगा कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। और सच में भी क्या था? ये बहुत अधिक शक्तिशाली था। तभी इसने यहाँ के 9 इलाके और नीचे दक्षिण के 12 इलाकों पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए हम इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, तो ये लिच्छवी पुत्र था, इसने अपना सिक्का चलाया था। समुद्रगुप्त जो था वो मतलब संगीत से भी बहुत प्यार करता था, इसलिए अपने सिक्कों पर इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इसने अपनी पत्नी की फोटो भी जो थी वो कहाँ पर छपवाई थी? सिक्कों पर अंकित कराई थी। तो इस प्रकार से हमने समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ा। इसके बाद इसका एक और बेटा हुआ जिसका नाम था
चंद्रगुप्त सेकंड। इरेज कर दूं मैं इसको, ऐसे समझा देती हूँ इरेज करके, ठीक है। और अगर स्पीड थोड़ी रखनी हो तो मैं आराम से बोल के भी पढ़ा दूंगी। तो आप बता सकते हैं कि अगर थोड़ी स्पीड कम करनी है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं थोड़ी स्पीड कम करके पढ़ा दूंगी, मुझे जल्दी बोलने की आदत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, समुद्रगुप्त है, ठीक है। समुद्रगुप्त का बेटा क्या हुआ, आगे चलकर समुद्रगुप्त का बेटा हुआ चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। तो ये क्या था, चंद्रगुप्त सेकंड। अब हमारे हरियाणा से ये क्या है, संबंधित है। ये जो मेहरौली स्तंभ देख रहे हैं आप, दिल्ली में क्या है, मेहरौली स्तंभ है, ठीक है। तो वो भी, उस पर भी क्या लिखा हुआ है, चंद्र अंकित है, ठीक है। ये अपने आप को क्या कहता था कि मैं क्या हूँ, विक्रमादित्य हूँ। तो चंद्रगुप्त सेकंड अपने आप को क्या मानता था, मैं क्या हूँ, विक्रमादित्य हूँ। और मेहरौली स्तंभ पर क्या अंकित था, चंद्र अंकित था, ठीक है। चंद्र नाम अंकित है। तो सभी जितने भी इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि जो ये चंद्र है, मेहरौली स्तंभ है, दिल्ली में जो मेहरौली स्तंभ है, ये किससे संबंधित है, चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। और मेहरौली स्तंभ की खास बात ये है कि जो ये स्तंभ है ना, इस पर आज तक क्या नहीं लगा है, कोई भी मतलब क्या कहते हैं, लोहे का जंग नहीं लगा, ठीक है। तो लोहे से जो जंग लगता है ना, मतलब जैसे हवा पानी के संपर्क में आने पर इस पे जंग लग जाता है, तो यहाँ का जो लोह स्तंभ है वो तब से लेकर आज तक ऐसी ही स्थिति में है और इस पर किसी प्रकार का कोई भी जंग नहीं। बाद में कौन हुआ था, ये चंद्रगुप्त सेकंड था, जो हमारे इंडिया के साथ साथ हमारे हरियाणा में भी कहीं कहीं पर ये एक्टिव देखने को मिला। परंतु समुद्रगुप्त का जो टाइम पीरियड था वो सबसे ज्यादा था, मतलब जो समुद्रगुप्त था ना वो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव। समुद्रगुप्त था, इसने ज्यादा काम किया था, किसने, समुद्रगुप्त ने। इसने सबसे ज्यादा एरिया को जीता था। इसके पिता कौन थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने भी कुछ मतलब एरिया के ऊपर अपनी पकड़ बनाई थी, लेकिन जो बताया कि जो समुद्रगुप्त था इसने ऊपर के 9 इलाके, उत्तर भारत के 9 इलाके, साथ साथ दक्षिण के 12 इलाकों पर जीत हासिल की थी। लेकिन इसका बेटा हुआ चंद्रगुप्त सेकंड। ये यहाँ के जो एरिया थे ना, यहाँ पर एक एरिया था महाराष्ट्र प्लस गुजरात का एरिया था। यहाँ पर कौन सा साम्राज्य था, वाकाटक। क्या नाम था उसका, वाकाटक। तो चंद्रगुप्त जो सेकंड था ये भी बहुत इंटेलिजेंट था। इसने यहाँ पर क्या कर लिए, विवाह संबंध स्थापित कर लिए और यहाँ पर अपना मतलब जो अब ये एरिया जो था वो इसके अंडर में आने लगा। तो इस प्रकार यहाँ पर ये गुप्त साम्राज्य था। इसके बाद में यहाँ पर, यहाँ तक आते आते बाद में भानुगुप्त के समय में यहाँ पर क्या देखने को मिला, सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिला। अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ तक आते आते जो स्त्रियों की दशा थी वो बहुत अधिक खराब हो गई। मैंने आपको बताया था वैदिक पीरियड में स्त्रियों की जो दशा थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड आते आते इनकी जो दशा है वो बहुत अधिक मतलब थोड़ी खराब होने लगी। जैसे शूद्रों को, महिलाओं को वेद सुनने की अनुमति नहीं थी, पढ़ने की अनुमति नहीं थी, घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी महिलाओं को। तो इस प्रकार अब आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे जो समाज है वो कुरीतियां समाज में आती जा रही हैं। अब भानुगुप्त के समय में क्या मिला, सती प्रथा का पहला अभिलेख मिला या पहला साक्ष्य मिला है, जिसको हम क्या कहते हैं, एरण अभिलेख, ठीक है। क्या नाम था इसका, एरण अभिलेख। तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि जो महिलाओं की स्थिति है वो यहाँ पर अब खराब होने लगी और इसकी मृत्यु के बाद में पूरा का पूरा जो इंडिया था ना वो क्या हो गया, खाली हो गया। अब गुप्त साम्राज्य जो है वो किसकी तरफ आ गया है, पतन की तरफ आ गया और पूरे इंडिया पर क्या हो गया, कोई बड़ा राजा नहीं बचा। जिस तरीके से अब यहाँ पर कोई बड़ा राजा नहीं होगा या ऊपर किसी का डर नहीं होगा, तो ये सब क्या करेंगे, सभी आपस में क्या करेंगे कि मैं भी स्वतंत्र हो जाऊं, मैं भी अपना राज्य स्थापित कर लूं या मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊं। तो इसके बाद में स्टार्ट हो गया हमारे यहाँ पर गुप्तोत्तर पीरियड। अब जो गुप्तोत्तर पीरियड है ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे हरियाणा से रिलेटेड है। गुप्तोत्तर काल में ही जिस तरीके से कहीं कहीं पर छुटपुट राजा थे, जिनमें से अलग अलग जगह पर अलग अलग राजा क्या हो रहे थे, पनप रहे थे, जिसमें से एक यहाँ पर था हमारे हरियाणा। ये क्या हमारा हरियाणा, थानेसर कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये थानेसर था, थानेसर के साथ साथ ये बंगाल था, ठीक है। बंगाल के पास में ऊपर आसाम की तरफ यहाँ पर वर्मन शासक कर रहे थे। क्या नाम था उनका, वर्मन वंश था, ठीक है। बंगाल में क्या था, यहाँ पर बंगाल में था यहाँ पर गोड शासक। क्या नाम था, गोड शासक या गोड नरेश कह सकते हैं इसको, ठीक है। और उसी प्रकार हमारा जो थानेसर है, थानेसर के पास में यहाँ पर यूपी की बेल्ट थी और यूपी की बेल्ट में क्या था, यहाँ पर एक वंश था जिसका नाम था मोखरी वंश। क्या नाम था इसका,
मोखरी वंश, ठीक है। इसके साथ साथ एक शासक और था यहाँ पर बंगाल के से नीचे एमपी था। एमपी में क्या था, मालवा। क्या कौन शासन कर रहे थे एमपी में, मालवा शासन कर रहे थे। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे जो मतलब इसके गुप्तों के बाद में ये जो छोटे छोटे शासक थे क्या करने लगे, अपने आप को स्वतंत्र करने लगे। और ये क्या सोचने लगे कि हमारी शक्ति बढ़ जाए, हम राजा बन जाए। तो ये आपस में इनके बीच में द्वंद्व चलता रहता था। तो अब थानेसर की बात करते हैं। हमारे थानेसर में, थानेसर का हमारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता था उस समय, थानेसर, ठीक है। तो हरियाणा में एक वंश हुआ जिसका नाम था यहाँ पर, कौन सा वंश था, वर्धन वंश, जो सबसे पुराना है वर्धन वंश, ठीक है। अब वर्धन वंश के जो शासक थे इसका नाम था प्रभाकर वर्धन। यहां मैं लिख देती हूँ, क्या नाम था इसका, प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन एक्टिव हुए, ठीक है। क्या नाम था इनका, प्रभाकर वर्धन। तो वर्धन वंश के क्या थे, ये शासक थे जिसमें से जिसे इन्हें क्या कहा जाता है, पुष्यभूति वंश के नाम से भी इनको हम जानते हैं। क्या, किस नाम से जानते हैं, पुष्यभूति वंश। और यही क्या है, वर्धन वंश है। तो आपको याद रखना है। तो सबसे पहला राजा हुआ प्रभाकर वर्धन। इसको इरेज कर देती हूँ मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। इसका नाम क्या है, प्रभाकर वर्धन। अब प्रभाकर वर्धन जो था, इसके 3 बच्चे थे, जिसमें से इसका सबसे बड़ा बेटा था राज्यवर्धन, ठीक है। राज्यवर्धन के बाद में इसकी बेटी थी जिसका नाम था राज्यश्री। राज्यश्री के बाद इसका बेटा हुआ हर्षवर्धन, जो हमारे किससे संबंधित है, हरियाणा से संबंधित है, ठीक है। इसका नाम था हर्षवर्धन, जो 590 ईस्वी में पैदा हुआ था। किसमें, यानी कि 6ठी शताब्दी में इसका जन्म हुआ है। तो 590 में पैदा हुआ, तो कौन सी शताब्दी थी यहाँ पर, 6ठी शताब्दी। अगर इसके राजा बनने की बात पूछी जाए कि ये शासक कब बना, तो शासक बना था ये 606 में। और इसको कौन सी शताब्दी बोलेंगे हम, 7वीं शताब्दी। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है, कभी यहाँ पर 6ठी शताब्दी टिक कर दो। अगर आपसे पूछता है कि इसका जन्म कब हुआ, तो आप क्या टिक कर देंगे, इसका जन्म हुआ हमारे यहाँ पर 6ठी शताब्दी में। लेकिन ये शासक कब बना है, 7वीं शताब्दी में बना है। जो प्रभाकर वर्धन था, ये पहले यहाँ पर शासन कर रहा था, लेकिन प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद में इसका बेटा जो है, जिसका नाम है राज्यवर्धन, तो 605 ईस्वी में क्या बन जाता है, यहाँ का राजा बन जाता है। तो राज्यवर्धन जो था वो बहुत अधिक, मतलब एक टाइप से बहुत अधिक एक्सपीरियंस नहीं था, नया नया राजा बना था। और ये जो राज्यश्री थी ना, ये इनकी बहन थी, ठीक है, इन तीनों की, मतलब इन दोनों की, राज्यवर्धन हर्षवर्धन की क्या है, बहन है, प्रभाकर वर्धन की बेटी है। तो ये जो हर्षवर्धन था ये सबसे छोटा था, राज्यश्री बीच की थी, और सबसे बड़ा यहाँ पर कौन था, राज्यवर्धन था। तो राज्यवर्धन को क्या बना दिया इन्होंने, यहाँ का शासक बना दिया। और इसकी शादी जो थी ना, ये इन्होंने कर रखी थी यहाँ पर यूपी के मोखरी वंश में, क्योंकि यहाँ पर जो टेरिटरी थी, ये गंगा और यमुना का मैदान था, यहाँ पर बहुत अधिक पैसा, बहुत अधिक संपत्ति, कृषि बहुत अच्छी। तो इस तरीके से बहुत पैसे वाले थे, अच्छा नाम था। तो इन्होंने क्या सोचा कि अपनी बेटी की शादी कहाँ करा देते हैं, यूपी में, यूपी के मोखरी वंश में, ग्रहवर्मन से क्या करा दी, इसकी शादी करा दी। तो इसका जो विवाह है राज्यश्री का, वो किससे हो जाता है, ग्रहवर्मन से हो जाता है। अब यहाँ पर कौन शासन कर रहा है, ग्रहवर्मन का पिता क्या है, यहाँ पर अभी राज कर रहा है। लेकिन कुछ समय बाद ही जो ग्रहवर्मन के पिता है उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और ग्रहवर्मन क्या बनता है, यहाँ पर शासक बन जाता है, ठीक है। और ग्रहवर्मन के शासक बनने के बाद, मतलब ये तो अभी कमजोर शासक है, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस नहीं है, बच्चा सा है। और इसके पिता को क्या था, एक्सपीरियंस था, बोल पा रहा था, लोग इससे डरते थे। जैसे ही ग्रहवर्मन शासक बनता है, तो यहाँ के जो लोग है ना, जिस तरीके से मालवा का था, बंगाल का था, मालवा का जो शासक है देवगुप्त, क्या नाम था इसका, देवगुप्त। और गौड़ शासक का नाम क्या था, शशांक। क्या नाम था इसका, शशांक, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना है, जो मालवा का शासक था और साथ में गौड़ नरेश था। तो जो मालवा का शासक था एमपी में, इसके मन में क्या आ जाता है, पाप आ जाता है। तो ये सोचता है कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि इसको मार दूं। तो ये क्या करता है, अपना जो दिमाग है वो लगाकर ग्रहवर्मन की हत्या करवा देता है। अब इसकी हत्या करवाने के बाद ये वाला जो एरिया है, ये टेरिटरी है, ये क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। ये क्या था, कन्नौज, इसकी राजधानी क्या थी उस समय में, कन्नौज थी। तो यूपी जो है वो ग्रहवर्मन, जो इसको ग्रहवर्मन को मारने के बाद इसकी बहन राज्यश्री बच जाती है, और सिर्फ ये टेरिटरी जो है वो खाली हो जाती है। अब राज्यवर्धन को ऐसे पता लगता है कि मेरी बहन के पति को इस तरीके से मार दिया गया। तो राज्यवर्धन इस तरीके से चलता 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 ये यूपी में आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर आता है। तो इसको यहाँ पर आगे की तरफ, बंगाल का जो शासक है ना, इसका नाम क्या है, शशांक, ठीक है, गौड़ नरेश शशांक मिलता है।
तो ये वैसे भी बहुत मतलब जो राज्यवर्धन है वो बहुत अधिक मतलब एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है, तो इसको अपनी बातों में फंसा लेता है। क्या नाम है इसका? शशांक। तो शशांक जैसे इसको अपनी बातों में फंसाकर बहला फुसलाकर इसको कहता है हमारे यहाँ पर रुक जाना, अगले दिन मैं आपको सेना दूंगा, आप उससे उसका सामना नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत शक्तिशाली है, इसने आपके बहन के पति को मार दिया है, तो आप हमारी सेना ले जाना और इसको क्या करना, मतलब इससे बदला ले लेना। परंतु जो ये राज्यवर्धन था इसकी चाल को नहीं समझ सका। जैसे ये वहां पर गया, अब ये जो ये राज्यवर्धन है ये रात को इनके यहाँ पर रुक जाता है, और इसके रुकने के बाद जो ये जो गौड़ नरेश है शशांक, ये इसको क्या कर देता है, मरवा देता है। और अब इसको मरवाने के बाद नाम किसका आएगा यहाँ पर? मालवा के शासक का, क्योंकि ये किसको मारने गया था? मालवा के शासक को मारने गया था। और शशांक ने क्या किया, एक चाल खेली कि मेरा नाम भी नहीं आएगा और इसके बाद में ये भी मर जाएगा, इसको भी मैं कैसे न कैसे करके मार दूंगा और ये पूरी की पूरी टेरिटरी किसकी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी। ऐसा कौन सोचता है? गौड़ नरेश शशांक सोचता है। पर उसकी जो ये बात है ना वो सफल नहीं हो पाती, इसको तो मार देता है। अब उसके बाद में 605 में ये राजा बना था ना राज्यवर्धन, और 606 में क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में ये क्या बन जाता है यहाँ पर 606 ईसा पूर्व में क्या बनता है, यहाँ का शासक बन जाता है। कौन? हर्षवर्धन। अब इसके राजा बनने के बाद ठीक है, जैसे ये अब कौन राजा बनेगा? हर्षवर्धन। 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन क्या बन जाता है, यहाँ का शासक बन जाता है। ठीक है, तो अब जो हर्षवर्धन है ये क्या करेगा, अब ये इसको अपनी बहन के पति की मौत का भी बदला लेना है, अपने भाई की मौत का भी बदला लेना है। तो ये चलता चलता इस तरीके से उठकर यहाँ पर मतलब इस तरीके से यूपी की तरफ जाता है। ठीक है, कन्नौज में। पर मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर एक वर्मन शासक था। ठीक है, वर्मन शासक क्या कर रहा था, यहाँ शासन कर रहा था। तो जो वर्मन शासन था ना, शासक था, इसको क्या हुआ, मतलब इस पे थोड़ी सी दया आ गई ऐसा लगा लीजिए, या फिर इसको थोड़ा मतलब इसके लिए सहानुभूति हो गई कि ये तो छोटा सा है, मतलब नहीं होगा। तो इसने क्या किया, ये जैसे जा रहा तो वर्मन शासक था, जो यहाँ पर वर्मन शासन कर रहे थे, तो वर्मन ने इसकी मदद की, इसको समझाया कि तेरे जो भाई है उसको इसने नहीं बल्कि गौड़ नरेश शशांक ने मारा है। तो इस तरीके से इसको समझाकर इसकी सहायता की, और सहायता करने के बाद में इसने क्या किया, इसकी सहायता के साथ, वर्मन की सहायता के साथ में हर्षवर्धन ने इसको भी मार दिया, इसका भी खात्मा, और बंगाल नरेश का भी खात्मा, इन दोनों को मार दिया। और दोनों को मारने के बाद अब ये पूरा का पूरा जो टेरिटरी है वो इसके अंडर में आ गया। वर्मन ने तो वैसे इसकी मदद की थी, तो ये भी इसके साथ में हो गई, तो पूरी की पूरी टेरिटरी अब किसके अंडर आ जाती है, हर्षवर्धन के अंडर आ जाती है। तो 16 साल की उम्र में हर्षवर्धन ने किस तरीके से पूरा का पूरा जो शासन है वो संभाला। ठीक है, कैसे इसने अपनी पूरी टेरिटरी पर विजय प्राप्त की। अब ये यहाँ से उठकर कहाँ गया, थानेसर। थानेसर क्या थी, इसकी पहले राजधानी थी, यहीं पर ये शासन करते थे। अब जैसे इसके मतलब बहन के पति की डेथ होती है और इन दोनों को मार देता है, तो अपनी राजधानी उठाकर कहाँ ले जाता है, ये कन्नौज में ले जाता है। ठीक है, तो पहला शासक जिसकी राजधानी क्या थी, हमारे हरियाणा का थानेसर थी, लेकिन बाद में इसको कहाँ पर ट्रांसफर कर दिया इसने इसको ट्रांसफर किया कन्नौज। कन्नौज कहाँ है, हमारे यूपी में है। ठीक है, 606 में हुआ। अब 606 के बाद में एक चीनी शासक था, इसके समय में कौन आया था, एक चीनी जो यात्री है वो घूमता घूमता मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो चीनी शासक हेनसांग था वो क्या हुआ, 14 साल तक इसके दरबार में रहा था, और वो चीन से पैदल चलता चलता कहाँ आया था, यहाँ इसके दरबार में आकर रुका था। ठीक है, और ये इसका जो मतलब जो हेनसांग था ना, उसने जो चाइना है, चाइना का जो राजा हुआ था, उससे ऐसा कहा था कि आप मेरी कुछ मदद कर दीजिए, मुझे मतलब हर इंडिया में जाना है या यहाँ पर कुछ, क्योंकि जो हेनसांग था वो बौद्ध धर्म को मानता था, और उसको पता लगा कि जो बौद्ध धर्म है ना वो इंडिया में, नेपाल उस समय तो एक ही था, तो नेपाल और इंडिया के आसपास क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार है। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं वहां पर जाकर क्या करूंगा, यहाँ पर शिक्षाएं ग्रहण करूंगा, जो भी अच्छा होगा उसको प्राप्त कर लूंगा। पर उस राजा ने उसकी बात नहीं मानी, और वो बोला कि तू जा यहाँ से, मैं क्यों तेरे ऊपर इतना खर्चा करूं। ठीक है, तो वो पैदल चलता चलता, ऐसा माना जाता है कि चाइना से पैदल चलता चलता कहाँ पर आया था, हमारे थानेसर में आया था। ठीक है, तो इस तरीके से चलता चलता ये कहाँ पर आया, थानेसर में। और ये कौन सी ईस्वी में चलना शुरू किया था इसने, चीन से आया था। क्या नाम था इसका, हेनसांग।
बुक में 627 ईसा पूर्व लिखा है और किसी किसी बुक में 629 ईसा पूर्व लिखा है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि इसने कब चलना शुरू किया, 627 ईसा पूर्व में चलना शुरू किया था, सॉरी ईस्वी में चलना शुरू किया। और ये कहां पर, एडी आएगा, यहाँ बीसी तो नहीं आएगा, बिफोर क्राइस्ट नहीं आएगा, एडी आएगा। ठीक है, क्योंकि अब हम ईसा पूर्व नहीं पढ़ रहे, मेरे दिमाग में वही पहले वाला ईसा पूर्व ही घूम रहा है। तो इतने में 629 ईस्वी में ये यहाँ पर आकर पहुंचा और इसके यहाँ पर आने के बाद में ये कहाँ पर आकर रुका था, थानेसर में। ठीक है, थानेसर में ठहरा। इसने एक पुस्तक भी लिखी, सी यू की। इसका मतलब था कि इसका यात्रा वृतांत। ठीक है, क्या लिखा इसने अपना, इसमें यात्रा वृतांत लिखा, जिसमें इसने हमारे हरियाणा के थानेसर का वर्णन भी किया है। किसका वर्णन किया, हरियाणा के थानेसर का। ठीक है, इसके बाद में जो हर्षवर्धन था ना, हर्षवर्धन के दरबार में एक दरबारी कवि थे जिनका नाम क्या था, बाणभट्ट। क्या नाम था इनका, बाणभट्ट। ठीक है, तो इसके दरबारी कवि हुए थे, इन्होंने भी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, हर्षचरितम। क्या नाम था इसका, हर्षचरितम। जो हर्षवर्धन था उसको भी पुस्तकें लिखने का शौक था, तो हर्षवर्धन ने भी 3 पुस्तकें लिखी थी, नाग, रतन, प्रिय। ठीक है, प्रियदर्शनी, रत्नावली, नागानंद। ठीक है, तो ये क्या थे, इनकी पुस्तकें थी, किसकी, हर्षवर्धन की। इसके साथ साथ बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखी। इसके साथ साथ जो हेन सांग था, जो यहाँ पर बौद्ध धर्म को प्राप्त करने आया था, बौद्ध धर्म की एजुकेशन लेने आया था, शिक्षा प्राप्त करने आया था, ऐसा माना जाता है कि ये नालंदा बिहार में भी इसने शिक्षाएं प्राप्त की और इसने बहुत सारे एरिया को घूमा था। ठीक है, वहां से तो घूमता घूमता आया ही था, मतलब 624-27 में चलना शुरू किया, 629 में आकर पहुंचा और यहाँ पर पहुंचकर इसने जिस तरीके से थानेसर में ठहरा, थानेसर के बाद में पूरे दक्षिण भारत में घूमा, नेपाल में घूमा। ठीक है, जितनी भी इसने शिक्षाएं थी, बौद्ध धर्म की जितनी पुस्तकें थी उनको कलेक्ट किया और ये क्या ले गया, अपने साथ में इसको लेकर गया था। तो ये जब लास्ट में जा रहा था ना, तो हमारे यहाँ से बौद्ध धर्म की मूर्तियां, पुस्तकें सब ले गया। और ये जब जाने लगा तो जैसे मतलब एनसीईआरटी में बताया गया है, एक स्टोरी है जिसमें लिखा गया है कि जब ये जा रहा था तो इसकी जो मतलब जो समुद्र था ना उसमें तूफान आ गया और तूफान आने के बाद में ये सिर्फ अकेला इंसान बचा था और इसके पास में इसकी पुस्तकें बच गई थी, मतलब इसने अपनी पांडुलिपियों को बचा कर रखा था। तो देख लीजिए हमारा कितना, मतलब जो हमारी पुस्तकें थी उनमें कितना भंडार था ज्ञान का। और ये सभी क्या ले गए, जो भी विदेशी आए वो हमारे यहाँ से जितना भी ज्ञान था सब मतलब उठा कर अपने देशों में ले गए और उसको बाद में इसने ट्रांसलेट किया था और बाद में बौद्ध धर्म को अपने, मतलब बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जो थी वो लोगों में बांटी थी। तो इस प्रकार हर्षवर्धन की स्टोरी थी। हर्षवर्धन कब से कब तक आया, यहाँ पर 6 से इसका शासन 647 एडी तक था, ईस्वी तक था। ठीक है, तो इतने साल तक हर्षवर्धन ने यहाँ पर क्या किया है, शासन किया है। और हमारे हरियाणा में अगर बात की जाए बड़ी टेरिटरी की तो किसकी थी, हर्षवर्धन की थी। हर्षवर्धन को हम इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं जब गुप्तोत्तर पीरियड पढ़ते हैं, तो इसका बहुत बड़ा नाम है इंडियन हिस्ट्री में। इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ हमारी हरियाणा की हिस्ट्री में भी बहुत मायने रखता है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें इसमें से कोई क्वेश्चन आया हो। तो आज हमने पढ़ा है हर्षवर्धन के बारे में। इसके बाद हर्षवर्धन के मरने के बाद में जो टेरिटरी थी वो फिर से खाली हो गई और वो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में कि कैसे अब हर्षवर्धन की डेथ के बाद में कैसे यहाँ पर तोमर आते हैं, कैसे गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, भटानक किस तरीके से हमारे हरियाणा में आते हैं। तो वो पढ़ेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, यहाँ तक आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना, उसके बाद किसी बुक में से पढ़ लेना। वैसे तो मैं यहाँ पर लिखकर भी बताऊंगी, इसके बाद एक क्लास और बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कंप्लीट डिटेल से कैसे तोमर आए, कैसे चौहान, कैसे गुर्जर, प्रतिहार, भटानक किस तरीके से हमारे हरियाणा पर हावी हुए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको पूरा कंप्लीट लिखकर पढ़ा दूंगी। इसके बाद एक क्लास और बनेगी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की। उसके बाद मैं पूरा का पूरा रिवाइज कराऊंगी जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है। इससे क्या होगा, आपको रिमाइंड होगा और आपको पता लगेगा कि आपको उससे कितना आया है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और अगर आपको लगता है ये क्लास किसी के लिए हेल्पफुल है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।